14 साला हसीन साली की सवारी। मेरी 14 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो पूरी आग निकली। मैं जिसे मेरी बीवी हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ आ रही थी। इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया, कहीं वो नए घर में डर ना जाए। लेकिन इसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। करीब मेरी तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में अकेली थी और वह पहली दफ़ा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद इस रात के इस पे डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो नीम हाल में नाइटी पहन दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखती कहने लगी, अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निंदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार इसे यूं देख रहा था। वह तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मुदम रोशनी होने के बावजूद भी नाइटी में इसके जिस्म हर हिस्सा वाजा नजर आ रहा था। वह मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसकी वजूद से नज़रें चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगी। मेरी शादी को 5 साल होने थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरे अपने ससुराल में बहुत ही कम आना जाना होता था, इसलिए मैं निदा को भी अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह तो बुरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे। मैंने निदा को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी, अरशद भाई, यह सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफ़े से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफ़े पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैंने अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरे हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आँख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जैसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वह तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान फाटे मारने लगा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जैसे सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में पसंद आ गए थे।
हम दोनों का प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर धोखधड़ी में गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी मोहब्बत में सारे हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी भी सूरत में शादी के लिए राजी ना हुई और मैंने इस अब्बा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप के इस बारे में हिल्म हुआ तो इन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया था क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था। मेरी कोई कमाई नहीं। जब सबा के घर वालों ने इस बारे में पता चला तो वह भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और यही वजह थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया। काफ़ी अरसे तक मैं और सबा फाकू वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लग गई क्योंकि मुश्किल हालात थे तो इन्होंने मुझे नहीं अपनाया। इसलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 दफ़ा। इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से नहीं देखा था। ना ही मैं इस बात से वाकिफ़ था कि वो अब 14 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद भी अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा। जब हम सबा को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के समय में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी, इसलिए इसका केस काफ़ी मुश्किल था। सबा की वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया क्योंकि वो इसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बहुत अरसे बाद सबा की बहन नेता को पहली दफ़ा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। इसलिए सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की। कम मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद इसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और इरादा लेकर आई है। पहले तो वह सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि घर बिल्ली बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने निंदा से कहा, अच्छा क्या तुम चली आए? यह तुम्हारा अपना ही घर है, तुम ये आराम से सो सकती हो। लेकिन निंदा को यूं नाइटी में देखकर मेरी ज़ें बार बार इसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। मुझसे बात करते करते इसे सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से इसे नज़रें चुराकर अपने फ़ोन पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बेचैनी से करवटें बदलने लगी।
मेरा ध्यान बार बार भिटक कर इसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, इस सोफे बहुत ज़्यादा खैर आरामदायक है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। यह सुनते ही मैंने इसे कहा कि वह बेड पर आकर सो जाए। सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है? यह आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाए। मैं निदा की तरफ देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सुबह के साथ पीछे मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी भाग दौड़ की, इसलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया। अपना फ़ोन देखने लगा। निदा की मौजूदगी अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल मरहला था, जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। तो देखते देखते मुझे काफ़ी नींद आ गई। मुझे पता भी ना चला, और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और इसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मैं एक मर्द और बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को निदा से दूर ना कर सका और मैं भी करवट बदलकर इसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इस बात के इंतज़ार में थी जैसे ही इसे हुआ कि इसके साथ देने के लिए तैयार हूँ। फौरन ही अपनी मुझ पर लुटाने लगी और मैंने भी इसकी खूब पजराई की और जब हम दोनों अपनी मसद हासिल कर चुके तो निदा अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी तस्वीर खींची जिनमें हम साथ एक दूसरे के बाहों में थे। निदा के साथ रात गुजारकर मैं ऐसे मगरूर था जैसे कोई अकेला फतह कर लिया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। फिर मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी सरशा जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब। डॉक्टर ने बताया कि सबा इनकी मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की मां बहुत ज़्यादा परेशान थी जबकि हॉस्पिटल जाके मेरी भी हालत खराब हो गई। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को इधर हॉस्पिटल में रुकना होगा। यह सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जितने दिन सबा हॉस्पिटल में रहती मुझे नेता के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक हॉस्पिटल रहा। रात के वक्त सबा की अम्मी से यह कहकर घर आ गया कि निदा घर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी। इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब हॉस्पिटल से घर वापस आया कि मुझसे पूछने लगी, मैं सबा की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ? मैंने नता से कहा, इसमें भला पूछने की कौन सी बात है? अलमारी आप ही की तो अलमारी है। इसने कहा चाबी दें। फिर मैंने इसे चाबी दी। वो सबा की अलमारी खोलकर एक चीज़ देखने लगी। सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती थी वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी। मुझसे पूछने लगी। मैं एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा। इसे कहा, यह सबा पर बहुत जचती है।
सुधी वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो सबा की नाइटी पहने कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी कि वो मेरे आगे मुस्कुरा कर पूछने लगी, यह मेरे बदन पर ज़्यादा जज रही है। सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा। बहुत मोहब्बत से कहा, यह तुम्हारे बदन पर खूब लग रही है। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद इस पर अपनी मोहब्बत निपटाने लगा। इसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल बेकाबू हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुसन की बीवी भी हो सकती है। लेकिन निदा तो हुसन की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा बदन बहुत हसीन था और हर गुजरते पल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला मेरी बीवी ने भी एक मुर्दा बच्चा जन्म देकर मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर से ठीक करने की बुरी कोशिश करते शाम तक सुबह की हालत कुछ बेहतर हुई तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया। इसने एक अजीब सी नज़र सबा पर डाली, कमरे में चली गई। मेरी सबा को कमरे में लाकर लिटा दी। उसकी अम्मी ने मुझे सुबह की दुआ उतना आगाह किया। मैं सबा